हेलो दोस्तों, एजुकेशन वे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। विशेषता क्या होती है, पहले हम ये तो समझें। विशेषता क्या होती है कि जैसे कि किसी आदमी का कुछ विशेषता बताना है तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं, नाम है उसका नाम क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसका उम्र क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जो भी उसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। उसी तरह हम आज संविधान की विशेषता है कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि उसको आदर्श बनाता है। ठीक है, तो हम संविधान की कुछ विशेषता पढ़ेंगे। पहली विशेषता हमारे संविधान की, हमारे संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इससे समझिए, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज के डेट में हमारे संविधान में 8+4 यानी कि 12 शेड्यूल हो गए, यानी कि अनुसूची हो गए। 22 भाग है, बट वो 22 क ऐसे करके कुछ इस तरह से 25 है, बट क्रम अनुसार यह भी 22 ही है। वैसे ही 395 की जगह 395 ही है, बट अगर हम इसके उपभाग की बात देखें, 395 को ऐसे करके, तो ये लगभग 450 प्लस हो गया है। ठीक है, इस प्रकार दुनिया का सबसे लंबा संविधान हम लोग का है और यह लिखित है। लिखित इस तरीके से कि लिखित संविधान जो है, हम लोग लिखित के मामले में हम लोग का संविधान यूएसए के संविधान से मिलता जुलता है, जबकि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ चुका है किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो आप ध्यान रखिएगा वो ब्रिटेन का संविधान अलिखित। लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित है, जो कि भारत के संविधान की तरह ही है। दूसरा बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से बना संविधान। हम लोग का जो संविधान है इसमें आंतरिक और बाह्य, इसका मीनिंग पहले समझिए। आंतरिक मतलब क्या होता है, देखिए हमारे आजादी से पहले हम लोग ब्रिटिश, जो भारत था ब्रिटिश का उपनिवेश था। उस समय ब्रिटिश जो भी अधिनियम लाए, जो भी कानून लाए, वो स्पेशली हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें हमारे संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 को एज इट इज लिख दिया गया है। वो हमारे संविधान में एक आंतरिक रूप से, क्योंकि वो ऑलरेडी हम आजादी से पहले भी हमारे ऊपर वो कानून लागू थे, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो कि बाहरी स्रोतों से लिया गया, यानी कि किसी दूसरे संविधान से लिया गया है। जैसे आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, वो जापान से लिया गया है। हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। इस तरह कुछ ऐसे चीज है जो कि बाहरी संविधान से लिया गया है, उसे बाह्य स्रोत का कहेंगे। और कुछ ऐसे है जो कि आजादी के पहले से ऑलरेडी हमारे देश में वो कानून थी, तो वो हम सेम आंतरिक संविधान की तरह, आंतरिक भाग की तरह। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कठोर और लचीला संविधान। इस परिच्छेद में हम देखते हैं कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है। लचीला ऐसा संविधान जिसको आसानी से बदला जा सके, और कठोर ऐसा संविधान जिसको आसानी से बदला नहीं जा सके। तो हमारा संविधान इस दोनों का मिश्रण है। कैसे, तो हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद है या कुछ ऐसे कानून है जिसको हम बहुत आसानी से 2/3 रिजोल्यूशन से संसद में पास करके उसको कानून बना सकते हैं या एबोलिश कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अनुच्छेद या कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसको 2/3 के साथ साथ, बहुमत के साथ साथ 50% +1 मिनिमम, मतलब आधे से अधिक राज्यों का भी परमिशन लेना होता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो हम लोग का संविधान एक
कठोर संविधान हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। अब आगे हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट। एकल नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, भाग 2 में, ठीक है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। अब एकल नागरिकता से एक चीज और हम लोग देखें, एकल नागरिकता कौन से संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिए कि एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान में, जबकि यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? ऐसी नागरिकता, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे स्टेट का अलग नागरिकता होता है और कंट्री का अलग, यानी कि ब्रिटेन में आप अगर बात करेंगे, ब्रिटेन में दो दोहरी नागरिकता है, वहां पे राज्य की अलग नागरिकता है और राष्ट्र की अलग नागरिकता, यानी देश की अलग नागरिकता है। इस प्रकार वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार में क्या है, ध्यान रखिए कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ठीक है, अमेरिका यानी कि अमेरिका के संविधान से। अब देखिए मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में हमें 7 तरीके का मौलिक अधिकार दिया गया था, 7, लेकिन वर्तमान में ये 6 है, क्योंकि एक जो मौलिक अधिकार था वो डिलीट कर दिया गया था, जो था संपत्ति का अधिकार। हाँ, तो हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार अभी हमारे वर्तमान संविधान में 6 तरीके के मौलिक अधिकार, 7 में से एक को डिलीट कर दिया गया, जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है। और याद रखिए आर्टिकल नंबर 12 से 35, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम लोग देखें, हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार का कंसेप्ट में, इसके हनन होने पे हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि ये न्यायालय में वाद योग है, इसका फैसला हो सकता है। इसके लिए न्यायालय 5 तरीके का रीट भी जारी करता है, लेकिन इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखिए हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से दिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिए। ये भाग 4 में है, भाग 4 में है। और आर्टिकल नंबर 36 से 51, ध्यान रखिए 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक। ये है क्या? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे प्रावधान दिए हैं जिसे केंद्र हो या राज्य कानून बनाते समय इसका ध्यान रखे, ताकि लोगों को के हितों की रक्षा की जाए, ठीक है। तो कानून बनाते समय कोई भी सरकार हो, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, नीति निर्देशक के तत्वों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कानून बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, ये क्या होता है। देखिए जिस प्रकार हमारे संविधान में हमें 6 तरीके का मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य कुछ दिए गए हैं। ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन इससे यही राज होता है, क्या यह मूल संविधान में था? तो नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हमारे संविधान में ऐड किया गया है। कब? 1976 में, ठीक है। अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, ध्यान रखिए 11 है।
ठीक है। तो अब मूल कर्तव्य लिया कहां से गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें सार्वभौमिक मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि देखिए हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में सभी को अपना मत देने का अधिकार दिया गया, या वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, या किसी लिंग का हो। उस पे जाति, धर्म, लिंग या संप्रदाय के बारे में कोई भेदभाव नहीं, सबके मतों का बराबर महत्व होता है। ये सार्वभौमिक मताधिकार है। हमारे मूल संविधान में इसका जो उम्र था वो 21 साल था, ठीक है, 21 साल रखा गया था। सार्वभौमिक मताधिकार का 21 साल रखा गया था। 21 साल से कम का व्यक्ति अपना मत का यूज नहीं कर सकता है। बट 61वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये 21 साल को घटाकर 18 साल कर दिया गया है। तो ये आज भी है, आज भी कोई व्यक्ति अगर 18 साल का हो जाता है तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के अंदर क्या आता है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अंदर देखते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यानी कि वो कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है और राज्य सरकार के अलग, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। वो केंद्र हो या राज्य सबके लिए बराबर होता है और वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र रूप से न्याय कर सके। और एक और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो न्यायपालिका है वो इस तरीके का, हम लोग अगर देखा जाए तो इस तरीके का है, यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, नीचे लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और देखिए तो इस प्रकार हम कहते हैं कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो एकहरी न्यायपालिका है। भारत में एकहरी न्यायपालिका है, पिरामिडल टाइप है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, ध्यान रखिए ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, और ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जो संसद होगा, संसद होता क्या है, ध्यान रखिए लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर बनता है संसद। इसका काम होता है कानून बनाना। तो इस तरीके का जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन क्या है वो हम लोग देखते हैं। त्रिस्तरीय शासन, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की गई है। अब देखिए और देश में दो ही स्तर का शासन व्यवस्था होता है, केंद्र और राज्य, दूसरा राज्य। लेकिन भारत में केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय शासन। तीन स्तर पर सरकार चलाई जाती है। केंद्र केंद्र सरकार, स्टेट में राज्य सरकार, और लोकल जगह यानी कि स्थानीय जगह पे स्थानीय स्वशासन है, जो कि देखते हैं हम स्थानीय में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, और अर्बन एरिया उसमें म्युनिसिपल नगर पालिका, ठीक है, इसी का व्यवस्था किया गया है। और ध्यान रखिएगा भारत में जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में जो स्थानीय सुशासन है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर आ जाता है।
ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे बताया गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पंथ निरपेक्ष। एक है पंथ निरपेक्ष। क्या होता है पंथ? कहीं कहीं पे आपको धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ, कहीं कहीं पे पंथ निरपेक्ष। अगर किसी एग्जाम की ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों हो, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, तो आप क्या करेंगे? धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष पे टिक मारेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म निरपेक्ष कुछ उसी तरह से मिलता हुआ शब्द है। धर्म इसका मतलब होता है हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। धर्म हमारे देश में बसे हुए लोगों का है। लोगों को जो मर्जी हो अपने धर्म को एक्सेप्ट कर उसको फॉलो कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है अपने धर्म की। ठीक है, तो हम लोग आज देखें भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। याद रखिएगा, इस सबका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित। दूसरा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तीसरा, भारतीय संविधान में कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था है। चौथा, भारतीय संसद के प्रमुख अंग कौन कौन है। पांचवा, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पंथ निरपेक्ष शब्द। बाकी हम लोग देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए, धन्यवाद।